हाय गाइस। एपिसोड 2 इस तरह से स्टार्ट होती है कि अब जर्लिन और जिन दोनों डिनर पर गए हुए थे। यहाँ पर जिन अपनी पसंद से अपनी मर्जी का कोई सिंपल सा ऑर्डर करना चाहती थी, लेकिन जर्लिन उसे अपनी पसंद का ऑर्डर भी नहीं करने देता, बल्कि उससे कहता है कि कभी कभार तुम भी सी फूड खा लिया करो और एक एक्सपेंसिव सी डिश उसके लिए मंगवा लेता है। यहीं पर वो उसे बताता है कि एक्चुअली मैं अब अपनी फर्म का पार्टनर बन चुका हूँ, उसकी प्रमोशन हो गई थी। लेकिन जिन उसके लिए ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था कि उनके बीच काफी फासले बढ़ चुके हैं और उसकी ये भी वजह थी कि एक्चुअली जर्लिन ने शंघाई से जाते हुए उससे वादा किया था कि मैं बस एक टास्क पूरा करके जल्द ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो हमेशा के लिए बीजिंग का ही होकर रह गया था। और वो उसे ये भी कहता है कि कल रात को हमारे क्लाइंट ने डिनर दिया है जिसमें मेरे सारे कोलीग्स आने वाले हैं, इसलिए कल अच्छी सी ड्रेसिंग करके तुम रेडी हो जाना और 7 बजे हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। मैं ऑफिशियली तुम्हें अपने कोलीग से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं कि जिन अपने काम पर थी और यहीं पर ही उसकी मुलाकात होती है ग्वांगशी से। और वहीं पर एक कोरियर आता है जो उसे दोबारा से एक बुके गिफ्ट करने के लिए आया था उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से। दोबारा से रोजेस थे और ये पास आते ही उसे स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। ग्वांगशी उससे दूसरी तीसरी दफा मिला था, लेकिन उसे रियलाइज हो जाता है कि ये उससे एलर्जिक है। लेकिन हैरत की बात थी, इतने सालों का बॉयफ्रेंड वो बार बार उसकी बात को इग्नोर करके उसे रोजेस क्यों गिफ्ट कर रहा था। अब जब जिन अपने काम पर थी तो वहाँ पर एक इमरजेंसी बन जाती है। वहाँ पर उन्होंने अपने कुछ क्लाइंट्स को सैंपल्स भेजने थे, लेकिन वहाँ की पैकिंग के बीच उन्होंने वही ब्रोशर रख दिया था जिस पर उसी सेलिब्रिटी की फोटो थी जो कि अब बैन हो चुकी थी। तो अब उनके लिए काफी टेंशन बन जाती है और अब ये काम करना ऑफ कोर्स जिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और वो कहती है कि काम खत्म करने के बाद मैं ओवर टाइम में ये सब हैंडल कर लूंगी। इतने में दोबारा से जर्लिन की कॉल आती है जो उसे टाइमिंग याद दिलाती और कहता है कि अच्छी सी तैयार होकर आना। लेकिन वो उसे बताती है कि मुझे अर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है जिसकी वजह से शायद मैं आज ना आ सकूं। लेकिन वो कहता है आना तो तुम्हें जरूर पड़ेगा, जब भी काम खत्म हो तुम फौरन से आ जाना। अब शाम को बिल्डिंग के नीचे जिन का और ग्वांगशी का आमना सामना होता है और यहीं पर ही उसे पता चलता है कि वो आज ओवर टाइम कर रही है। ग्वांगशी का मन ही नहीं करता कि उस बेचारी को अकेले काम करने दे, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके ऑफिस की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर जिन वो सारे गिफ्ट्स भी पैक करे जा रही थी और उसके साथ साथ खुद को इजी फील कराने के लिए वो म्यूजिक ऑन करती है और बहुत कूल स्टाइल में डांस करने लगती है। अब शीशे के पीछे से उसे ग्वांगशी भी देख रहा था। जब जिन को रियलाइज होता है कि वो उसे देख रहा है तो वो काफी शर्माती है, खुद को पहले सेट करती है और उसके बाद आकर दरवाजा खोलती है। यहाँ पर जिन को काम करते हुए पेपर कटर से एक छोटा सा कट लग गया था, तो ग्वांगशी उसे बैंडेज लगा देता है। अब वो उसकी काम में बहुत सारी हेल्प कराता है और उनका सारा काम आधे टाइम में फिनिश हो गया था। इतने में उसकी एक जूनियर भी पहुंच जाती है उसकी हेल्प कराने के लिए और उसको जैसे ही जिन वहाँ पर देखती है तो फौरन से ग्वांगशी को डेस्क के नीचे छुपा देती है और उससे कहती है कि काम तो खत्म हो गया, अब हम दोनों इकट्ठे यहाँ से चलते हैं। अब वो लाइट्स ऑफ करती है, डोर लॉक करती है और उसके साथ निकल जाती है। ग्वांगशी बेचारा परेशान था कि कहीं ये मुझे भूल ही ना जाए और पता नहीं कब तक मैं यहाँ पर लॉक रहूंगा। लेकिन अपनी कोलीग को टैक्सी तक छोड़ने के फौरन बाद दौड़ती हुई जिन उसी को ही अनलॉक करने के लिए आ रही थी। ये देखते हुए वो खुश हो जाता है, लेकिन जब तक वो आती है वो बेहोश होने का नाटक करने लगता है। वो तो इतनी परेशान हो गई थी कि एम्बुलेंस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन इतने में वो उठ जाता है और कहता है कि इतनी तुम्हारी हेल्प करी है, इतना तंग करना तो मेरा अधिकार बनता था। अब वो दोनों घर चले जाते हैं। एक्चुअली वो दोनों एक ही नेबरहुड में रहते थे, तो यहाँ पर ग्वांगशी उससे कहता है कि क्यों ना रोजाना हम दोनों इकट्ठे काम से वापस लौटा करें, थोड़ा तुम मुझे गार्ड करना, थोड़ी मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। एक्चुअली जो ड्यूटीज जिनके बॉयफ्रेंड की होनी चाहिए थी वो कोई और यानी कि ग्वांगशी पूरी कर रहा था। अब जैसे ही जिन अपने बेडरूम में पहुंचती है तो उसे जर्लिन की कॉल आती है। वो ड्रंक हुआ था और उससे कह रहा था कि सबको मैंने बता दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, तुम पार्टी में अपीयर ही नहीं हुई। और वो साथ में बहुत कुछ बोल देता है, कहता है कि तुम्हारी 2 टके की जॉब है, इतनी सारी मेहनत करती है और तुम्हें इतनी सैलरी तो मिलती नहीं है, ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ बीजिंग चलो, मैं तुम्हें रेज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। एक्चुअली जिन को हमेशा ये रेज करने वाला शब्द बहुत बुरा लगता था। वो उससे कहती है कि जब तुम ऐसा बोलते हो तो मुझे लगता है कि जैसे मैं कोई तुम्हारी पेट हूँ। लेकिन वो अपनी कोई भी दिल की बात बोलती, सुनने वाला कोई भी नहीं था। जर्लिन पहले ही सो चुका था। और दूसरी तरफ हमें ग्वांगशी को दिखाते हैं। वो आज ज्यादा काम कर रहा था क्योंकि उसने जिन की जो बार वाली वीडियो डिलीट कराई थी उसके बदले उसे अपने सीनियर को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके देना पड़ रहा था। और जब नेक्स्ट डे वो काम फिनिश करके अपने सीनियर को दिखाता है तो वो हैरान रह जाता है। वो कहता है इस लड़के में बहुत हिडन टैलेंट है।
अब अगले दिन जब काम से छुट्टी होती है तो ग्वांगशी जिन का वेट कर रहा था। काफ़ी देर इंतज़ार करता रहता है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे मैं अभी पहुंचा था। एक्चुअली जिन ने उससे वादा किया था कि आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी क्योंकि कल रात तुमने काम में मेरी हेल्प करी थी। लेकिन वहीं पर ही जर्लिन पहुंच जाता है और कहता है कि चलो मैंने बुकिंग कराई हुई है, हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। एक्चुअली जिन का उसके साथ जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। कल उसने बहुत रूड बातें उससे करी थी। वो कहती है कि एक्चुअली मैं अपने कज़न के साथ जा रही हूँ। अब काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो गया था कि ग्वांगशी यहाँ पर कहता है कि क्यों ना हम तीनों इकट्ठे चलें अगर जर्लिन को कोई एतराज़ ना हो तो। अब जर्लिन यहाँ पर फिर से ऑर्डर करते हुए अपनी मर्जी जमाना चाहता था। एक्सपेंसिव सी फूड ऑर्डर करके वो शो ऑफ करना चाहता था, लेकिन ग्वांगशी पहचान जाता है। वो फौरन से मेन्यू लेता है और वो चीज़ें ऑर्डर कर देता है जो कि सारी की सारी जिनको बहुत पसंद थी। अब ऑफ कोर्स उसको तो जर्लिन ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता था। यहाँ बातों ही बातों में ग्वांगशी ने फील किया था कि जर्लिन जिन की अच्छे से केयर नहीं करता और वो उसे रियलाइज़ कराने की भी कोशिश करता है कि कल रात इस बेचारी ने कितना ओवर टाइम किया है। 500 गिफ्ट्स पैक करे हैं और इसको कट भी लग गया था। लेकिन जर्लिन बजाय के उसकी कोई परवाह करता लुक डाउन करने लगता है कि तुम्हारी कितनी ऑकवर्ड सी जॉब है। अब वो एक दफ़ा एक बहाने से ग्वांगशी को वहाँ से बाहर भेजता है और पीछे जिन से कहने लगता है कि तुम जो काम करती हो कोई इतनी खास जॉब तो है नहीं, तो क्यों जिद करती हो, तुम शंघाई छोड़ो और मेरे साथ बीजिंग चलो, हम वहीं पर ही सेटअप कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली जिन का वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन जेलिन की नज़र में उसकी मर्जी उसकी पसंद कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी। ये बात ग्वांगशी ने भी सुन ली थी और उसने फील भी की थी। अब नेक्स्ट डे जिन ने और उसकी कोलीग्स ने मिलकर एक पार्टी पर जाना था। एक्चुअली उनकी एक एक्स कोलीग थी, उसका बेबी पैदा हुआ था और उसका 100th डे बर्थडे था। एक्चुअली वो लड़की मैंग एक बहुत बड़े परिवार में उसकी शादी हुई थी और जितनी एक्स्ट्रावेजेंट उन्होंने ये पार्टी रखी हुई थी ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से जिन ने फील किया था कि उसकी फ्रेंड मैंग अपनी मर्जी की लाइफ नहीं गुजार सक रही। उसके इन लॉज उसे लुक डाउन करते हैं क्योंकि वो एक पुअर परिवार से थी और इसके साथ साथ जिन ने उसके हाथ पर चोट भी देखी थी जिसे देखकर लग रहा था कि शायद ये डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकती है। वो लोग बहुत रिच थे लेकिन लगता था कि उनके दिल बहुत छोटे हैं। जर्लिन को इसी तरह के अमीर अमीर लोग और इस तरह का बड़ा परिवार बहुत पसंद था, लेकिन जिन को लग रहा था कि जैसे उसका यहाँ पर दम घुट रहा है। अब वो जैसे ही पार्टी से बाहर आती अपनी टैक्सी का वेट कर रही थी तो वहीं पर ही वो देख लेती है कि उसकी फ्रेंड मैंग का हस्बैंड किसी और लड़की के साथ है। वो उसके साथ चीट कर रहा होगा, उसने सोचा भी नहीं था। इतने में उसे जर्लिन की कॉल आती है और वो बताती है कि मैंने अभी अभी क्या देखा है, क्या मैं मैंग को बता दूं? लेकिन जर्लिन कहता है ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। एक्चुअली उसकी टंग स्लिप हो गई थी, लेकिन जिन ज़रूर सोचने पर मजबूर हो गई थी कि जर्लिन ऐसा सोचता है तो क्या ये खुद भी ऐसा ही निकलेगा। अब वो बेचारी बहुत सैड सी वापस आ रही थी। इतने में जिन उसके पास आ जाता है और उसे इंस्टेंट फूड खाते हुए देखता है तो रोक देता है, कहता है कि क्यों ना कुछ अच्छा खाने चलें। और वो यहाँ पर अपनी पसंद का बहुत सिंपल सा फूड ऑर्डर करते हैं और वो खाते हुए जिन को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठी हुई है। उसे जर्लिन के साथ इजी फील नहीं होता था, लेकिन ग्वांगशी उसके साथ वो बहुत इजी फील करती थी। ग्वांगशी ने फील किया था कि जब से ये उस पार्टी से आई है ये बहुत सैड है। वो बताती है कि देखो मैंने क्या देखा, मेरी फ्रेंड का हस्बैंड चीट कर रहा था और वो खुद बेचारी बच्चे को पालने में और सास की डांटें सुनने में मसरूफ थी। ये सुनकर ग्वांगशी बोलता है कि ऐसे इंसान को तो एक पंच दे मारना चाहिए, ज़रा बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें चाहिए था कि तुम ये सब अपनी फ्रेंड को दिखा देती और उसकी आंखें खोलती। जर्लिन की सोच के बिल्कुल अपोजिट ग्वांगशी की सोच थी जो कि जिन से मैच करती थी। ये बात वो फील कर रही थी। अब वहाँ से जाते हुए उस बेचारी को सारा दिन हील्स में होने की वजह से पैर में पेन फील होने लगती है। यहाँ पर ग्वांगशी उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन उसे ऑकवर्ड लग रहा था तो वो उसे रोक देती है और उससे कहती है कि एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड को हील्स पसंद है और उसी के लिए मैंने ये खरीदी थी। लेकिन साथ ही साथ उसने अपने बैग में स्नीकर्स भी रखे हुए थे। वो पहन लेती है और कहती है कि इस तरह से फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं इजी फील करती हूँ। और फिर जैसे ही वो लोग घर पहुँचते हैं तो अंदर जाने से पहले ग्वांगशी से बोलता है तुम हाई हील्स से ज़्यादा स्नीकर्स में सुंदर लगती हो। एक्चुअली ग्वांगशी हर उस चीज़ से खुश था जिसमें जिन खुद को कंफर्टेबल फील करती थी। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग संडे था, लेकिन सुबह ही सुबह आंटी लान आकर जिन को जगा देती हैं। कहती हैं कि मैं तुम्हें वैसे तो ना जगाती, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया हुआ है और तुम्हारा वेट कर रहा है। अगर तुमने थोड़ी भी देर करी तो तुम्हारे डैड तो शायद अपने ग्रैंडसन का नाम भी सोच लें। अब जिन फौरन से बाहर निकलती है और यहाँ पर
जर्लिन उससे कहता है कि आज हम दोनों इकट्ठे दिन बिताएंगे, सबसे पहले मूवी देखने जाएंगे और फिर डिनर इकट्ठे करेंगे, इसलिए रेडी हो जाओ और सुनो बहुत अच्छा सा तैयार होना। एक्चुअली यिन को इस तरह से जर्लिन का हमेशा उसे डिक्टेट करना अच्छा नहीं लगता था। आज वो उसके साथ रेडी होकर जा तो रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि आज क्या स्पेशल डे है। इतने में वो लोग सिनेमा में पहुंचते हैं। थिएटर में हर कोई बार बार यिन को देख रहा था। इतने में उसे समझ आ जाती है कि सब उसे क्यों देख रहे हैं। एक्चुअली जर्लिन ने उसे प्रपोज करने का सारा अरेंजमेंट कर रखा था और वहाँ पर मौजूद सारे लोग उसके कोलीग्स थे जो कि परसों रात पार्टी में उसे मिल नहीं सके थे। अब वो बुके लेकर उसके सामने आता है और उसे विल यू मैरी मी बोलने लगता है, लेकिन ये देखकर दोबारा से यिन का मूड बहुत खराब हो जाता है कि वो रोजेस वाला बुके लेकर आया था। उसे समझ क्यों नहीं आती थी कि उसकी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है और क्या नहीं, किस चीज से एलर्जी है। अब वो बेचारी दुनिया के सामने वो बुके तो पकड़ लेती है, लेकिन साथ ही साथ स्नीजिंग भी किए जा रही थी। अब इसके बाद वो नील डाउन करता है, एक रिंग निकालता है और साथ में बीजिंग का टिकट भी। लेकिन कहीं ना कहीं यिन को यही फीलिंग आ रही थी कि वो उसे प्रपोज नहीं बल्कि डिक्टेट कर रहा है कि उसे उसके साथ बीजिंग जाना है, लेकिन उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर हमें दिखाते हैं कि गुआंगशी आज वीकेंड पर घर पे आया हुआ है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, किसी का वेट कर रहा था, लेकिन खुद से पूछता नहीं है। यहाँ बातों ही बातों में यीबो कहता है कि यिन आज वापस नहीं आएगी क्योंकि वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है, शायद रात उसी के साथ रहे। अब ये सुनते ही गुआंगशी का मूड बहुत खराब हो जाता है और जो वीडियो गेम वो खेल रहा था उसमें इतना गुस्सा और इतना एंगर भर देता है कि लगता था कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठता है और खामोशी से बाहर निकल जाता है। आज घर वापस जाते हुए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यिन को। एक्चुअली उसने भी यस बोला ही नहीं था कि जर्लिन उसे रिंग पहनाने के लिए आगे बढ़ता है। वो आहिस्ता सा उससे पूछती है कि देखो तुमने इतना कुछ किया, तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर मैं तुम्हें इनकार कर दूं तो। वो आगे से कहने लगता है कि ऐसा सोचना भी ना, देखो मेरे सारे कोलीग्स खड़े हैं, बहुत शर्मिंदगी होगी। और ये सुनने के बाद यिन अपने दिल की सुनती है। वो उसे सॉरी करती है, बुके वापस करती है और वहाँ से बस दौड़ लगा देती है। अब उसका घर वापस लौटने को मन नहीं कर रहा था, तो आज वो अपनी बेस्टी जीरान के घर पर जाती है, उसके साथ बैठती है और उसे कहती है कि जर्लिन ने मुझे प्रपोज किया था। आगे से कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं थी। जीरान समझ गई थी कि उसने उसे इनकार ही करा है। एक्चुअली जीरान उसकी बड़ी पुरानी फ्रेंड थी और अच्छे से जर्लिन को समझती थी। वो उसे कहती है कि उसे अपने कोलीग्स को साथ बुलाने की क्या जरूरत थी। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली, इनको बुलाना चाहिए था जो लोग सबसे क्लोज हैं। और वो कभी भी तुम्हारी भावनाओं को जब समझता ही नहीं था तो अब तुमने इनकार कर दिया है, तो पछताने की कोई जरूरत नहीं। फर्म स्टैंड लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अब एक तरफ तो गुआंगशी को नींद ही नहीं आ रही थी और दूसरी तरफ यिन भी बेचारी ऐसे ही लेटी हुई थी। वो एक लास्ट दफा अपनी जर्लिन की कन्वर्सेशन को देखती है और उसके बाद उसे डिलीट कर देती है। लगता था कि जैसे एक चैप्टर क्लोज किया है उसने। उधर जर्लिन सारी रात सोया ही नहीं था। वो अपने ऑफिस में चला गया था और उसे वो सारी यादें आने लगती कि किस तरह से वो यिन से मिला था और कैसे उनकी मोहब्बत आगे बढ़ी थी। एक्चुअली पहले वो सिंपल हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो सक्सेसफुल होता गया उसमें नखरा आता चला गया। यिन बार बार उससे टाइम मांगती थी, उसे अपनी जॉब पसंद थी और अपनी फैमिली भी। शंघाई छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो उसे जोर देता था कि तुम बीजिंग चलो और बार बार यही रियलाइज कराता था कि तुम्हारी जॉब वर्थलेस है। अब नेक्स्ट डे यिन ऑफिस तो चली जाती है, लेकिन वो एब्सेंट माइंडेड थी और उसकी बॉस मिस जैंग ने भी यही बात फील की थी। वो उसे अपने पास बिठाती हैं, उसे डिस्कशन करती हैं और उसके बाद उसे तसल्ली देती हैं कि लाइफ में बहुत सारे मोड़ आते हैं। तुमने जो फैसला किया अपने दिल की सुनी तो फिर उस पर फर्म स्टैंड लो, सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि यिन की एक कोलीग है, वो आज चन को और गुआंगशी को ऑफिस के बाहर देख लेती है और यहाँ पर चन का तो उस पर दिल ही आ गया था। उसे लगा था कि उसे ट्रू लव हो चुका है। वो उसके करीब आने की, दोस्ती करने की कोशिश करता था, लेकिन एक्चुअली उस कोलीग को चन से ज़्यादा गुआंगशी में इंटरेस्ट था। और वो जैसे ही सुनती है कि यिन गुआंगशी की कज़न है तो वो हैरान रह जाती है। एक्चुअली यिन से तो ऑफिस में उसकी इतनी बनती ही नहीं थी, वो दोनों ऑपोजिट पोल से थे। उधर ऑफिस के बाहर आज जर्लिन आया हुआ था। वो यिन को कहता है कि मेरे साथ चल के बैठो, कुछ डिस्कशन करनी है, शायद बहुत सारी नोट्स हैं जो हमें अब खोलनी चाहिए और बात करनी चाहिए। लेकिन यिन का कहना था कि आज के दिन मैं बहुत बिजी हूँ। जर्लिन उसे जाते जाते रोक लेता है। उसका हाथ उसने बहुत जोर से पकड़ लिया था और कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और भाग रही हो। उसी टाइम पर ही वहाँ पर गुआंगशी पहुँच जाता है उसकी सुरक्षा करने के लिए और कहता है कि अगर तुमने 3 सेकंड के अंदर इसका हाथ ना छोड़ा तो पुलिस को कॉल मिला दूंगा कि तुम किसी को हरास कर रहे हो। अब यहाँ पर जर्लिन ने उसका हाथ तो छोड़ दिया था, लेकिन सीधा पकड़ा था गुआंगशी का गिरेबान।
और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।